नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। सीएम करीबन दोपहर 1:45 बजे श्रावस्ती पुलिस लाइन पहुंचे थे, जहां उन्होंने चिकित्सालय का और वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया। सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करी है, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा भी करी। श्रावस्ती दौरे के बाद सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे हैं। देवीपाटन मंदिर में दर्शन के बाद तुलसीपुर में रात्रि विश्राम करेंगे और संयुक्त जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी करते नजर आएंगे। तो सीएम 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर हैं, जहां पर तमाम जो कार्य हैं उनकी समीक्षा करते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। देवीपाटन में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। सीएम ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करी है। 5 बजे बलरामपुर के लिए रवाना हो गए थे। दो 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। बीजेपी कार्यालय पर वो संगठन और सरकार के कामों की समीक्षा के साथ साथ 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। सियासी हलकों में इस तरीके के भी चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर को दोबारा योगी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी 2022 के चुनावों के मद्देनजर छोटे दलों को साथ लाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा प्रस्तावित है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार सभी प्रदेशों में बराबर प्रवास पर जाते रहे हैं। संगठन चर्चाएं होंगी और निश्चित बात है कि अब 2022 का चुनाव नजदीक है, तो संगठन की तैयारियों का वो जायजा भी ले सकते हैं। देखिए, तमाम राजनीतिक दलों के नेता आपस में मिलते रहते हैं। आज भी उसी दृष्टि से राजभर जी स्वतंत्र देव सिंह जी से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए थे और तमाम विपरीत धारा की पार्टियां भी आपस में मिलती हैं, तो इसको शिष्टाचार भेंट के अलावा और किसी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। 7 और 8 अगस्त के 2 दिवसीय दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में तमाम सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। संगठन से लेकर सरकार तक तमाम समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 2022 का विधानसभा चुनाव किस एजेंडे पर लड़ा जाए, इस पर मंथन होना है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने आज भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की, उसके कहीं ना कहीं सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ सीधे लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ खास जेपी नड्डा के दौरे में रहने वाला है, किस तरीके का शेड्यूल रहेगा? बिल्कुल, देखिए पूजा, 7 और 8 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी लखनऊ में रहेंगे। तो संगठन से लेकर सरकार तक के तमाम कामों की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा 2022 की जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें किस तरीके से किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाए, इसके लिए जीत का मंत्र देंगे। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बढ़ गई हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मुलाकात की, तो ये सियासी हलकों में ये चर्चाएं हैं कि ओम प्रकाश राजभर को दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जो 6 मंत्री नए बनने हैं उनको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिसमें जितिन प्रसाद से लेकर राजभर समाज के पहले ही अटकलें तेज थी कि राजभर और निषाद समुदाय के लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अब जो उत्तर प्रदेश संगठन के लिहाज से, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, ये जो जेपी नड्डा का दौरा है उत्तर प्रदेश का, ये काफी अहम होगा और ये पूरी तरीके से रोड मैप तैयार करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की कि 2022 का विधानसभा चुनाव किस रोड मैप पर लड़ा जाए। पूजा, बिल्कुल संजीव, क्या इस दौरान जैसे पिछली बार शेड्यूल था कि उन्होंने ब्लॉक प्रमुखों के साथ में मुलाकात करी और भी तमाम मुलाकातें करी थी, तो इस बार मुलाकातों के दौर में क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, 7 अगस्त की बात करें तो पूजा, उत्तर प्रदेश के जो योगी सरकार के मंत्री हैं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात करेंगे। संगठन और सरकार के तमाम कामों की समीक्षा होगी। हालांकि सरकार की जो योजनाएं चल रही है जनता के लिए,
उनकी समीक्षा होगी, विभागवार समीक्षा बैठक होगी। आज ही सभी मंत्रियों के पास संगठन से फोन कॉल आया है कि आपको 4 से 6 बजे तक भाजपा मुख्यालय यानी उत्तर प्रदेश का जो भाजपा कार्यालय है वहां पर मौजूद रहना है। तो कहीं ना कहीं जो मंत्री हैं अपने विभाग का जो ब्यौरा है वो लेकर अपने अध्यक्ष को सौंपेंगे। यानी अब उत्तर प्रदेश में जो चुनावी मोड है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस पर आगे बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं योगी सरकार को 2022 में रिपीट किया जाए, इस पर तमाम स्तर पर काम होना भी बाकी है। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि विकास, रोजगार, छोटे दलों का साथ और बीजेपी के संगठन की ताकत यही चीजें हैं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों में उतरने जा रही है। ये कहना है उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल का। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से मुलाकात पर उन्होंने कहा कि छोटे दलों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सम्मान करती आई है। अगले साल देश में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो सियासी महत्व है वो देश में सबसे ज्यादा है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें के साथ उत्तर प्रदेश का जो सियासी महत्व है उस पर भारतीय जनता पार्टी का जोर होना वाजिब भी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। भारतीय जनता पार्टी छोटे दलों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो मोदी सरकार में उनको मंत्री बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात आज स्वतंत्र देव सिंह आपके प्रदेश अध्यक्ष से हुई है। तो क्या ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर बैतरणी पार लगाएंगे आपकी? श्री ओम प्रकाश राजभर तो पहले भी हमारे साथी थे। बीच में कोई आपस में किसी न किसी विषय पे, ये मुझसे बड़े स्तर का विषय है, आपस में गलतफहमियां हुई होंगी। ओम प्रकाश राजभर जी अलग हुए, लेकिन अपने क्षेत्र के पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं और निश्चित रूप से हमको प्रसन्नता होगी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर अपने परिवार में लौट करके आएंगे। और स्वतंत्र देव जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत हुई है तो निश्चित रूप से उसके सुखद परिणाम होंगे, मुझको ऐसा लगता है। बिजली हम सबको दे रहे हैं, सड़कें हम सबको दे रहे हैं, अन्न धन योजना जो लगातार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चल रही है वो सामग्री सबको बट रही है। कोरोना में हमने सबकी मदद की है, कोरोना वैक्सीन सबको मिल रही, यानी किसी प्रकार का पक्षपात हमने नहीं किया। तो जो लोग हमको अभी तक वोट नहीं देते थे वो भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे और 325 से अधिक सीटें हमारी आएंगी। बिल्कुल, विकास, रोजगार और छोटे दलों का साथ और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की शक्ति, यही मंत्र है 2022 के विधानसभा चुनाव की जीत का और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने काम करना भी शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष यादव के साथ संजीव कपासिया, जनता टीवी, लखनऊ। सूबे में इतनी बड़ी मुलाकात हो और कांग्रेस चुप रह जाए, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। कांग्रेस प्रवक्ता अशोक सिंह ने कहा कि राजभर राजनीति के बोल बच्चन हैं और राजभर के बोल बच्चन राजनीति में मायने ही नहीं रखते। राजभर साहब तो पहले भी मंत्री रहे और राजभर साहब मंत्री पद से रिजाइन करके किस तरह के भाषा बोलते रहे ये सब जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी जानती है। अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने भाषा बोली। जो राजनीतिक सिद्धांत बहुत सीधे थे। राजभर साहब बता सकते हैं मुझे क्या कारण है, मुलाकात की मजबूरी क्या है, क्योंकि 15 दिन पहले किस तरह की भाषा थी और आज किस तरह की बोल वचन हो रहे हैं। तो ये बोल वचन राजभर जी लगातार बोलते रहते हैं। इन बोल वचनों से राजनीतिक सिद्धांत में, राजनीतिक जीवन में और सार्वजनिक जीवन में ये बोल वचन मायने नहीं रखते। राजनीतिक सिद्धांतों की होती है। अगर वो क्यों मिले हैं, किस कारण मिले हैं, किस डर के कारण मिले हैं, कौन से कारण है, तो राजभर साहब ही बताएं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में माफिया अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी एमपी सिंह के आदेश पर नगर के सैयदवाड़ा स्थित मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के आवासीय भवन को कुर्क कर दिया है, जिसकी कीमत करीबन 1 करोड़ 18 लाख रुपए थी। डीएम के आदेश पर लखनऊ के गोमती नगर स्थित आवासीय फ्लैट को कुर्क करने के लिए कोतवाली पुलिस की एक टीम लखनऊ रवाना हो गई। तो वहीं सुरक्षा कारणों से सैयदवाड़ा में भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और नया कीर्तिमान बना लिया है। उत्तर प्रदेश में आज 21,99,000 के करीब लोगों को कोरोना वैक्सीनेट किया गया है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ी लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है। तो वैसे भी उत्तर प्रदेश कोरोना वैक्सीन के कुल टीकाकरण में सभी राज्यों से सबसे आगे है।
कोरोना के आशंकित तीसरी लहर ना आए, इसे लेकर योगी सरकार पूरी ताकत के साथ एक्शन मोड में है। यूपी सरकार लगातार वैक्सीनेशन का महाअभियान चला रही है और इसी क्रम में आज दिन भर वैक्सीनेशन हुआ है। वैक्सीनेशन का आज कीर्तिमान स्थापित हुआ है और आगे भी वैक्सीनेशन का जो क्रम है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। नवरत आपकी टीवी स्क्रीन पर एक साथ 4 जिलों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज, लखनऊ, अंबेडकर नगर, गाजियाबाद वैक्सीनेशन हुआ, बड़े पैमाने पर हुआ और इस हद तक हुआ कि हमने कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रदेश भर में चलाए जा रहे मेगा वैक्सीनेशन अभियान के तहत राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने भी सिविल हॉस्पिटल में निरीक्षण किया था। इस दौरान जिलाधिकारी ने वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बातचीत भी करी थी। जिलाधिकारी ने कहा कि न सिर्फ वैक्सीन लगवाएं बल्कि कोरोना नियमों का पालन भी बेहद जरूरी है, वो भी करें। आज से फिर वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है। लखनऊ में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश जी हैं। सर, लखनऊ में कितने बूथ बनाए गए हैं और अभी जिस तरीके से कुछ बूथ बंद हो गए थे, आज कितने बूथ चालू हैं? देखिए, शासन के निर्देशों के क्रम में आज पूरे जनपद लखनऊ में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जा रहा है और इसमें 348 बूथ चल रहे हैं आज हमारे, जिसमें विशेष सुविधाएं भी दी गई हैं। 45+ एज कैटेगरी के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन है। 18 to 45 के लिए कल सायंकाल भी अलग से स्लॉट बुकिंग ओपन की गई थी और साथ ही साथ कतिपय हमारे बूथों पर इसमें भी वॉक इन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है और लक्ष्य पूरे जनपद का आज 80,000 से ऊपर का रखा गया है। सर, अभी तक जो स्लॉट लेना पड़ता था, क्या आज इस सुविधा को कुछ परिवर्तन किया गया है? जी हाँ, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी इसमें दी गई है ताकि जितने हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं आकर के अपनी वैक्सीन की पहली डोज जिनकी हो वो या जिनकी दूसरी डोज हो वो ले सके। धन्यवाद। शुक्रिया सर। तो ये लखनऊ में आज विशेष तौर से मेगा अभियान या उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में चलाया जा रहा है। लखनऊ में जिस तरीके से पहले कुछ वैक्सीन की कमी की वजह से कुछ बूथ जो बंद कर दिए गए थे, आज वो पुनः फिर से चालू किए गए हैं और बृहद स्तर पर मेगा अभियान चला करके वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कैमरामैन आशीष यादव के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? उत्तर प्रदेश ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में। देखिए पूजा, उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन को लेकर की बात हो या फिर कोरोना के जिस तरीके से काबू करने की बात हो, लगातार उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। वैक्सीनेशन में आज सबसे बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाकर उत्तर प्रदेश सबसे पहले स्थान पर है देश में। इसी प्रकार से आज जब मेगा अभियान चलाया जा रहा था उस समय उत्तर प्रदेश में जो बूथों की संख्या थी वो अब तक की सबसे ज्यादा थी। लखनऊ में 348 बूथ बने थे। करीब 80,000 से ऊपर का जो प्लान था कि आज 80,000 से ऊपर वैक्सीनेशन खाली लखनऊ में किया जाएगा, पूरे जिलों की छोड़ करके। तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों के 22 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन लगाना, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अपने आप में जज्बा है उसका, ये अपने आप में कायम है। जिस तरीके से एक जो प्लानिंग थी सरकार की कि वैक्सीनेशन ज्यादातर लगाया जाए क्योंकि 25 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। ऐसे में वैक्सीनेशन अगर इसी तरीके से अभियान पूजा लगेगा तब जाके थर्ड वेव को जिस तरीके से आशंकाएं हैं उसको तोड़ा जा सकता है क्योंकि जल्द ही स्कूल भी खुलने वाले हैं। ये मेगा अभियान चलाकर आज स्वास्थ्य विभाग ने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया है कि जल्द से जल्द जो तीसरी लहर की आशंका है उसको भी तोड़ा जा सकता है और लोगों को भी सुरक्षित किया जा सकता है। बिल्कुल अनूप, आज कितनी वैक्सीन की डोज लोगों को दी गई है? कितनों की सेकेंड डोज थी, कितनों की फर्स्ट डोज थी? देखिए 22 लाख जो लोग हैं वो आज वैक्सीनेशन के एक दिन में किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश में एक दिन में 22 लाख जो डोज लगाए गए हैं। अभी तक जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन चल रहा था, हालांकि तो बीच में कुछ वैक्सीन की कमी आ गई थी जिसकी वजह से सीएससी में जो वैक्सीनेशन हो रहा था वो सेंटर बंद करने पड़े थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी ताकत के साथ वैक्सीनेशन में उतर चुका है। यहाँ तक कि जो मोहल्लों में कैंप हैं वहां कैंप भी लगाए गए हैं आज। तो ये आज बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है और लोग अलग अलग तरीके से किसान आंदोलन का अपना समर्थन भी दे रहे हैं। तो वहीं इस कड़ी में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने उनसे खास बातचीत करी है, देखिए। सर, आज किसान लगातार बैठे हुए देखने को मिल रहे हैं, संसद भी लगा रहे हैं और बॉर्डरों पर तो 8 महीने के लगभग हो गए हैं, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है, टेबल पर बातचीत नहीं हो रही है। बातचीत कोई हो ही नहीं रही जब से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया कि आई एम 1 टेलीफोन अवे, मैं एक फोन कॉल दूर हूँ।
तो फोन नहीं मिल रहा, वो नंबर नहीं मिल रहा, लाइन कट गई। उत्तर प्रदेश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण इसको मान रहे हैं, क्योंकि अलग अलग बयान आते हैं किसान संगठनों के भी कि चुनाव में जो है बीजेपी को देखेंगे, इस तरीके से क्या आप देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश देश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में भी किसानों की बहुमत है, और वे किसान और यहाँ जो किसान हैं उनमें आपस में मेल है, उनमें रिश्ते हैं, संबंध है। तो किसान की गूंज, किसान आंदोलन की गूंज हर गांव तक है। लेकिन संसद में भी जो है चर्चा होनी चाहिए, अलग अलग सांसद जो है आवाज उठाते, अलग अलग पार्टी आवाज उठा रही हैं, लेकिन सदन में भी जो है इस मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पा रही है। देखिए, संसदीय प्रणालियों को, परंपराओं को कमजोर किया गया। कोई बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी को भेजा नहीं जाता। पहले सारे बिलों पे खुल के चर्चा होती थी, और पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होता तो महत्वपूर्ण कानून पारित हो जाते हैं। एक तरफ सरकार कह रही है इमरजेंसी है, और उस इमरजेंसी आपातकालीन में आप ऐसे कानून ला रहे हो, तो संसद को तो कमजोर किया ही गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जयंत चौधरी जी, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन करने का प्रस्ताव मिलने के बाद तय प्रक्रिया के हिसाब से संबंधित एजेंसियों की टिप्पणियां और विचार आमंत्रित किए गए हैं। कहते हैं इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन इसमें एक शब्द अब और ऐड कर लीजिए, राजनीति। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सूबे में मौजूदा हालात ही कुछ ऐसे हैं। आपके लिए एक रिपोर्ट हमने तैयार करी है, वो आपको देखनी चाहिए, जिसके बाद आपको ये कहावत हमने क्यों बदली है ये समझ में आ जाएगा। कहावत है कि इश्क और जंग में सब जायज है, लेकिन अब इस कहावत में इश्क और जंग के अलावा राजनीति भी जोड़ लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राजनीति के लिए सब कुछ जायज है। क्या नैतिकता, क्या आचरण, सब इस सियासी समीकरण में घुल जाते हैं। यूपी को लेकर सियासी मुलाकातों का दौर जारी है। आरपीआई केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी और यूपी चुनाव में 8 से 10 सीटों की डिमांड करी है। बिहार में एनडीए की सहयोगी दल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के महासचिव संतोष मांझी ने भी यूपी चुनाव में अपने लिए जमीन की तलाश में लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करी। तो वहीं दिल्ली में जमानत पर छूट कर आए लालू प्रसाद यादव ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से चाय पर मुलाकात की, और इन सभी मुलाकातों पर सबसे भारी पड़ी आज की मुलाकात, जो थी ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच। जो राजभर अभी तक बीजेपी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, बीजेपी को डूबती हुई नैया बता रहे थे, वही राजभर अब अपनी नैया बचाने के लिए बीजेपी का सहारा ले रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी उनकी 5 मांगों को मान ले तो एक बार फिर से सियासी समीकरण सध सकता है और रिश्ते कारगर हो सकते हैं। गरियाते नहीं है, हम अपने अधिकार के लिए उनको कोसते हैं, और जो मुलाकात है वो हमारी अनौपचारिक मुलाकात है। हम सत्ता में थे, मिनिस्टर थे, 2 राज्य मंत्री थे, 8 निगम के मेंबर थे, सब लोगों ने इस्तीफा दिया। इस नाते दिया, हम देश में जातिवार जनगणना चाहते हैं, कौन कौन जाति, कितनी कितनी आबादी उसकी है, ये जातिवार जनगणना करा दें, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दें, ये गरीबों का इलाज फ्री में करें, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, फ्री शिक्षा लागू कर दें, घरेलू बिजली का बिल माफ कर दें, उत्तर प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कर दें, बिहार, गुजरात, पांडिचेरी की तरह, और जो 22 का चुनाव है, 22 के चुनाव में पिछड़ी जाति का बेटा मुख्यमंत्री बने, उसकी घोषणा करें, ये मुख्यमंत्री होगा, सीएम होगा, तो फिर ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के विषय में सोच सकता है।
तो वहीं इन मुलाकातों को लेकर समाजवादी पार्टी भी सामने आ गई है। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का कहना है कि बीजेपी को परिणाम पता है, इसलिए अब वो इधर उधर भटक रही है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि अब 2022 में बाईसाइकिल की सरकार आ रही है, इसलिए वो इधर उधर भटक रही है, इससे उससे मिल रही है। कितनी भी भारतीय जनता पार्टी इधर उधर भटक ले, चूंकि जनता ने मन बना लिया है अब की बाईसाइकिल की सरकार होगी और 2022 में भारतीय जनता पार्टी को सच में भटका देगी। बात जो भी हो, इन मुलाकातों से बात बने या ना बने, लेकिन इन मुलाकातों से सियासत की पराकाष्ठा जरूर परिलक्षित होती है। जनता टीवी के लिए विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख होगा देवभूमि का। नैनीताल हाईकोर्ट में 2 अगस्त से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के स्कूल खोले जाने के कैबिनेट के निर्णय के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई, यानी कि आज, माफ कीजिएगा, सोमवार को सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह पाया कि याचिका में सरकार की ओर से स्कूल खोलने को लेकर जारी एसओपी को चुनौती नहीं दी गई है, क्योंकि याचिका 29 जुलाई को दाखिल हुई है, जबकि सरकार ने 31 जुलाई को एसओपी जारी की, जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका में संशोधन करते हुए 4 तारीख की सुनवाई की तारीख सुनिश्चित करी है। तो नैनीताल जिले में संगठन में घमासान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव से पहले पदाधिकारियों के इस्तीफे से भाजपा के अंदर खलबली मची हुई है। भाजपा के उत्तरी मंडल अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अन्य पार्टी पदाधिकारियों ने नैनीताल जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, मेयर जोगेंद्र रौतेला और जिला महामंत्री प्रदीप जनौटी लगातार उनकी अनदेखी के हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते नजर आए। भाजपा उत्तरी मंडल के अध्यक्ष नवीन पंत ने इस्तीफा देने के बाद आज मीडिया से बातचीत करी। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा उत्पीड़न जिला महामंत्री प्रदीप जनौटी ने किया है। जहां तक अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप की बात है, वो भी एकदम सच है। इतना परेशान कर रखा था हल्द्वानी नगर उत्तरी मंडल को प्रदीप जनौटी जी द्वारा किसी ना किसी रूप से, कहीं भंग करने की योजना, कहीं युवा मोर्चा के विषय में पदाधिकारियों को इसको हटाओ उसको बनाओ, मतलब किसी ना किसी रूप में बहुत बड़े उसको जोर पॉलिटिक्स के रूप में जो बोला जाता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हल्द्वानी से योगेश जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट है? देखिए, साफ तौर से मैं बता दूं, जहां 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन नैनीताल जिले में भाजपा के अंदर घमासान मचा हुआ है। जहां हल्द्वानी के उत्तरी मंडल के अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष पहले इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद महिला मोर्चा के अध्यक्ष और महामंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद आज उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि उनका लगातार उनका उत्पीड़न किया जा रहा था और उनको लगातार उनके साथ अभद्रताएं की जाती थी। जिला महामंत्री प्रदीप जनौटी पर साफ तौर से इस तरह के आरोप हैं। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष जो प्रदीप बिष्ट हैं, उन पर भी ये कहा गया है कि वो लगातार सुनवाई नहीं करते हैं, मेयर गुप्त तरीके से बैठक कर देते हैं, संगठन को तरजीह नहीं दी जाती है। इसको लेकर उन लोगों बिल्कुल, और अब योगेश इसी के साथ बहुत बड़ा चैलेंज है कहीं ना कहीं आला कमान के लिए कि वो कैसे इस जो फूट स्टार्ट हुई है इसको कैसे सुलझाते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।